हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की ऑक्सीडेशन के बारे में आज की क्लास होने वाली है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो जब भी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की जाती है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ चाहे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से हमारे पास बनता है हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इस तरह से ऑक्सीडेशन होती है एल्डिहाइड की कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइजेज टू कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं? एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट या फिर एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट, एल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट भी हो सकता है। ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी एसिडिक मीडियम में यूज कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी यूज कर सकते हैं हम HNO3। तो इन सभी रिएजेंट्स का यूज करके हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक चीज हम कंपेयर करते हैं कि एक तो हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करें और एक कीटोन की ऑक्सीडेशन करें, तो दोनों में से जल्दी ऑक्सीडेशन किसकी होगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन ज़्यादा जल्दी से होती है, ज़्यादा ईजी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखते हो कि जो एल्डिहाइड है उसके साथ में क्या होता है, कार्बोनाइल कार्बन के साथ में हाइड्रोजन अटैच्ड होता है। और जो इस तो एल्डिहाइड के अंदर में कार्बोनाइल कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होता है। जैसे कि ये R, ये इस तरीके से ये एल्डिहाइड है। यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है? हाइड्रोजन अटैच्ड है। लेकिन कीटोन में क्या होता है? कीटोन में यहाँ पे होता है C के साथ ये एल्काइल ग्रुप होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना आसान है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता है एज कम्पेयर टू इस बॉन्ड को ब्रेक करना। इसीलिए एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन ज़्यादा अच्छे से होती है एज कम्पेयर टू द कीटोन्स। अब क्या होता है कि हमें ये पता चल गया कि भाई एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन ज़्यादा इजीली हो जाती है एज कम्पेयर टू कीटोन। तो क्या होता है कि एल्डिहाइड तो जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनसे भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, लेकिन कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते हैं क्योंकि कीटोन की ऑक्सीडेशन करना मुश्किल होता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लैब के अंदर, प्रैक्टिकल लैब के अंदर ये एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज करके कि अगर हमें कोई कंपाउंड दिया हुआ है, एक एल्डिहाइड दिया हुआ है, एक कीटोन दिया हुआ है, और हमें ये बताना हो कि इनमें से कौन सा एल्डिहाइड है और कौन सा कीटोन है, तो हम वो इजीली बता पाएंगे। क्योंकि जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन इजीली हो जाएगी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, और कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं होगी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। अब कौन कौन से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो एल्डिहाइड की तो ऑक्सीडेशन करवा देते हैं लेकिन कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते हैं? तो ऐसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं टोलेंस रिएजेंट, इसके बारे में आपने सुना होगा। टोलेंस रिएजेंट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाता है सिर्फ। और इसी तरीके से फेलिंग सॉल्यूशन होता है। फेलिंग सॉल्यूशन भी एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। इसी तरीके से बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड की ही ऑक्सीडेशन करवाता है, सिर्फ कीटोन की नहीं करवाता है। तो इन प्रॉपर्टी का यूज करके हम एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि एल्डिहाइड इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और कीटोन नहीं होंगे। तो अभी चलो देखते हैं हम आगे डिस्टिंग्विशिंग एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन्स। अब हमें एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करना है। हमें ये बताना है कि भाई कोई भी अननोन सैंपल है और हमें ये बताना हो कि ये एल्डिहाइड है या फिर ये कीटोन है। तो ये कैसे बताएंगे? तो सबसे पहला जो मेथड होता है वो उसमें हम यूज करते हैं टोलेंस रिएजेंट का। अब टोलेंस रिएजेंट क्या होता है? टोलेंस रिएजेंट क्या है? इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन।
जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है उसी को ही हम टॉलरेंस रिएजेंट बोलते हैं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यही हमारा क्या है, टॉलरेंस रिएजेंट। जब इनको हम मिक्स करते हैं सिल्वर नाइट्रेट को और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बनता है वो उसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये हमारा मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है टॉलरेंस रिएजेंट में, ये जो कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो टॉलरेंस रिएजेंट क्या है, इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विच ऑक्सीडाइजेज एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड प्रोड्यूस फ्री सिल्वर। अब यहाँ पे रिएक्शन देखिए कि ये हमारे पास एल्डिहाइड है और ये टॉलरेंस रिएजेंट है। ये जो कॉम्प्लेक्स है टॉलरेंस रिएजेंट के अंदर ये कॉम्प्लेक्स होता है, एल्कलाइन मीडियम होता है वहाँ पे। टॉलरेंस रिएजेंट किस मीडियम में होता है, एल्कलाइन मीडियम में। तो ये एल्डिहाइड 2 यहाँ पे मोल टॉलरेंस रिएजेंट के हैं, इस कॉम्प्लेक्स के हैं, और 3 मोल यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन के हैं। तो जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होके ये कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनेगा नहीं, क्योंकि H यहाँ पे अगर आएगा तो बेसिक मीडियम में ये H निकल जाएगा और ये कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे टॉलरेंस रिएजेंट का, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अब इस एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसकी क्या होगी, रिडक्शन। यहाँ पे सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1। तो ये सिल्वर +1 से रिड्यूस होके सिल्वर 0 में चला जाएगा। तो यहाँ पे फ्री सिल्वर बन रहा है। और सिल्वर का कलर कैसा होता है, शाइनी मेटल कलर होता है, ठीक है। और 4 मोल अमोनिया बनेंगे और 2 मोल वाटर के बनेंगे। तो ये है कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन कि जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पे। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्री सिल्वर बन रहा है। अब फ्री सिल्वर बन रहा है तो जब भी हम ये रिएक्शन करवाते हैं, ये टेस्ट करते हैं, तो जो हमारी टेस्ट ट्यूब होती है उसके बॉटम में और उसके चारों तरफ वॉल्स पे ये जो सिल्वर बना है ये स्टिक हो जाता है। और वो टेस्ट ट्यूब ऐसे दिखाई देती है जैसे कि एक सिल्वर मिरर होता है, वो मिरर की तरह चमकने लगती है। तो इसीलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। ये जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं एल्डिहाइड के लिए। तो एल्डिहाइड की जब हम रिएक्शन करवाते हैं टॉलरेंस रिएजेंट के साथ तो एल्डिहाइड कौन सा टेस्ट देते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। लेकिन कीटोन के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। कीटोन के साथ जब हम टॉलरेंस रिएजेंट ऐड करेंगे तो वहाँ पे कोई भी सिल्वर मिरर नहीं बनेगा, इस तरह से कोई सिल्वर नहीं बनेगा। तो हम इजीली बता पाएंगे कि कीटोन टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, तो जो भी गिवन कंपाउंड है वो कीटोन नहीं है। और अगर टॉलरेंस रिएजेंट के साथ कोई कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है और सिल्वर मिरर वहाँ पे बन रहा है तो वो ऑब्वियसली वहाँ पे एल्डिहाइड है। इसके बाद अभी हम देखते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। ये भी एक दूसरा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करता है और कीटोन की नहीं करता है। तो ये क्या होता है, ये 2 सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। फेलिंग सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन से मिलके बनता है। एक होता है फेलिंग ए और एक होता है फेलिंग बी सॉल्यूशन। तो 2 सॉल्यूशन हो गए। अब फेलिंग ए सॉल्यूशन क्या होता है, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट की 2 बीकर है, एक में फेलिंग सॉल्यूशन ए है, एक में फेलिंग सॉल्यूशन बी है। फेलिंग सॉल्यूशन ए में होता है एल्कलाइन कॉपर सल्फेट और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है, सोडियम पोटासियम टार्टरेट इन NaOH। तो फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है, सोडियम पोटासियम टार्टरेट इन NaOH। तो जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए को और फेलिंग सॉल्यूशन बी को जब दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तब जाके हमारा बनता है फेलिंग सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन को ऐड करने के बाद। और जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है वो डीप ब्लू कलर का होता है। और फेलिंग सॉल्यूशन कैसे कलर का होता है, डीप ब्लू कलर का होता है। और उसके अंदर वो डीप ब्लू कलर किस वजह से आता है, क्योंकि देखो इसके अंदर कॉपर सल्फेट है फेलिंग ए के अंदर, और फेलिंग बी के अंदर क्या है, सोडियम पोटासियम टार्टरेट है। तो जब दोनों को मिक्स करेंगे तो कॉपर और जो टार्टरेट है उसके बीच में कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, उसकी वजह से डीप ब्लू कलर आता है। और जब दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया जाता है तो उसके अंदर
कॉपर 2 पॉजिटिव आयन्स प्रेजेंट रहते हैं, Cu2 पॉजिटिव आयन। और ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन को क्यूप्रिक आयन बोलते हैं। और ये क्यूप्रिक आयन्स ही रियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं फेलिंग सॉल्यूशन में। तो जब ये फेलिंग सॉल्यूशन को हम रिएक्ट करवाते हैं एल्डिहाइड के साथ, तो ये जो क्यूप्रिक आयन्स हैं ये रिड्यूस हो जाते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड में। यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1, यहाँ पे +2। तो +2 होता है तो क्यूप्रिक आयन, और यहाँ पे +1 है लेकिन ऑक्साइड की फॉर्म में है तो क्यूप्रस ऑक्साइड इसको बोला जाएगा। तो जब भी फेलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन हम करवा देते हैं एल्डिहाइड के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड के। तो अगर किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन, किसी भी गिवन कंपाउंड की रिएक्शन जब फेलिंग सॉल्यूशन से करवा रहे हैं और वहाँ पे रेड कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं क्यूप्रस ऑक्साइड के, तो डेफिनेटली वो जो गिवन कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है। कीटोन के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब फेलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो ये रिएक्शन होती है जब फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। ये हमारा एल्डिहाइड है और ये क्यूप्रिक आयन कहाँ से आए हैं, फेलिंग सॉल्यूशन से। एल्कलाइन मीडियम हमारा है, क्योंकि ये हमने क्या लिया था, यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम था यहाँ पे। तो ये क्यूप्रिक आयन, एल्कलाइन मीडियम, जब ये एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा इसके साथ तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। कार्बोक्सिलेट आयन क्यों बन रहा है, एक्चुअल में तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनना चाहिए था, लेकिन बेसिक मीडियम है इसलिए ये एनायन की फॉर्म में रहेगा इस तरह से। और ये जो क्यूप्रिक आयन है इसकी रिडक्शन हो रही है, इसकी रिडक्शन होकर ये क्यूप्रस ऑक्साइड बन रहा है जो रेड प्रेसिपिटेट, मतलब रेड कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। और ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन होता है इसकी वजह से ब्लू कलर होता है हमारे फेलिंग सॉल्यूशन का। तो ये हमने फेलिंग सॉल्यूशन देख लिया। इसके बाद है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन दोनों बिल्कुल एक ही तरीके से काम करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज क्या होता है कि अब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है, इट इज एन एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट इसमें भी था, यहाँ पे भी कॉपर सल्फेट है, यहाँ सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट था, यहाँ सोडियम सिट्रेट है एंड सोडियम कार्बोनेट है। तो यहाँ पे बस ये याद रखना है कि फेलिंग सॉल्यूशन में क्या कंपोनेंट होते हैं और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में क्या कंपोनेंट होते हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में एल्कलाइन, कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट और सोडियम कार्बोनेट का ये मिक्सचर होता है। इसके अंदर भी कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की वजह से ब्लू कलर होता है। और कॉपर, ये जो 2 पॉजिटिव आयन है, ये जो क्यूप्रिक आयन है, ये एल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर देंगे। और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन। सेम इसी तरीके से केमिकल रिएक्शन बिल्कुल सेम ऐसे ही होगी जैसे यहाँ पे हो रही है। तो इसी तरीके से कार्बोक्सिलेट आयन बनेंगे। और ये जो क्यूप्रिक आयन है इसकी रिडक्शन से ये रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड के। केमिकल रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर होगी। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो अब आपको यहाँ पे 3 तरीके पता चल गए हैं कि जिनका यूज करके आप किसी भी गिवन कंपाउंड को ये बता सकते हो कि वो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन। अब एक यहाँ पे एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्या है कि जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं वो पॉजिटिव टोलन एंड फेलिंग टेस्ट देते हैं। हमें पता है कि कीटोन जो होते हैं वो टोलेंस रिएजेंट के साथ या फेलिंग सॉल्यूशन के साथ या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। उनका जो टेस्ट होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब वो रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हुए, ऐसे कीटोन जिनके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऐसे कीटोन जिनके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर ऐसे कीटोन की रिएक्शन हम टोलेंस रिएजेंट के साथ करवाएंगे या फेलिंग सॉल्यूशन के साथ करवाएंगे तो ऐसे कीटोन टोलेंस या फिर टोलेंस टेस्ट देंगे या सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे या फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो
यहाँ पे भी ये वाला पार्ट तो रिएक्ट नहीं करेगा, जैसे एल्डिहाइड में ये वाला पार्ट रिएक्ट करता है, तो कीटोन वाला पार्ट यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर रहा है। रिएक्शन सिर्फ किसकी वजह से हो रही है, ये जो अल्फा पोजीशन पे ये हाइड्रोक्सी ग्रुप हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो टोलेंस रिएजेंट की रिडक्शन हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कीटोन ने इसको रिड्यूस किया है टोलेंस रिएजेंट को, यहाँ पे रिड्यूस किसने किया है, अल्फा जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसने, इसकी ऑक्सीडेशन होकर ये एक और कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे आया है। तो इनडायरेक्ट ये कह रहे हैं हम कि जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं वो पॉजिटिव टोलन और फेलिंग टेस्ट देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अभी हम देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ कीटोन्स या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि कीटोन्स की जो ऑक्सीडेशन करना होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अगर फिर भी हम कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिएंगे, और हमें रिएक्शन का टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा रखना होगा। तो हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कीटोन्स की ऑक्सीडेशन को करवाया जा सकता है, लेकिन एज कंपेयर टू एल्डिहाइड कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करना काफ़ी मुश्किल होता है। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हो सकता है, एसिडिफाइड KMnO4 हो सकता है, एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट हो सकता है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जब कीटोन की ऑक्सीडेशन होती है, अभी जब हम कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो जो कीटोन की ऑक्सीडेशन होती है उसमें कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड के ब्रेक होने से जो प्रोडक्ट बनता है वो मिक्सचर ऑफ एसिड बनता है, कि कीटोन की ऑक्सीडेशन से एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनता है, मिक्सचर ऑफ एसिड्स बनते हैं। और जो भी हमारे पास अब एसिड बनेंगे उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन जो एटम होंगे वो कम होंगे एज कंपेयर टू हमारा जो पेरेंट कीटोन होगा। सपोज अगर हमारे स्टार्टिंग के कीटोन में 4 कार्बन है तो उसकी ऑक्सीडेशन से जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 से कम होंगे। और अब क्या होता है, एक पॉइंट और है, अभी ये तीनों पॉइंट डिस्कस करके हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अब एक पॉइंट और क्या है कि अगर हमारा कीटोन अनसिमेट्रिकल कीटोन है, अनसिमेट्रिकल कीटोन उस कीटोन को बोलते हैं जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो। जैसे हमारे पास ये कीटोन है, इसमें इधर भी मिथाइल ग्रुप है इधर भी मिथाइल, तो ये सिमेट्रिकल कीटोन है। लेकिन इस कीटोन में इधर प्रोपाइल ग्रुप है और इधर मिथाइल ग्रुप है, तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। तो जब अनसिमेट्रिकल कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाई जाती है तो कीटो ग्रुप जो होता है वो हमेशा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ रहता है। हमें पता है जब कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड अनसिमेट्रिकल कीटोन के केस में इस तरह से ब्रेक होता है कि जो कीटो ग्रुप है वो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ प्रेजेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है, हमें पता है जब अगर इस कीटोन की हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है। कौन से कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, कार्बोनाइल के साथ जो बॉन्ड होगा उस कार्बन की। तो यहाँ कार्बोनाइल के साथ ये बॉन्ड है और एक ये बॉन्ड है, तो अब ये वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे। अब ये जो रूल है इसको हम बोलते हैं पॉपअप्स रूल, जो ये बात बताता है कि कीटो ग्रुप स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ रहेगा, इसको बोलते हैं पॉपअप्स रूल। तो अब हम इस अनसिमेट्रिकल कीटोन की जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो पॉपअप्स रूल के अकॉर्डिंग ये बॉन्ड ये वाला या तो इसको इधर से तोड़ सकते हैं, एक तो ये बॉन्ड है कार्बोनाइल कार्बन के साथ, एक तो ये बॉन्ड है, एक कार्बोनाइल कार्बन के साथ ये बॉन्ड है। तो पॉपअप्स रूल के अकॉर्डिंग जो कीटो ग्रुप है वो उस तरह से टूटेगा कि स्मॉलर एल्काइल ग्रुप कीटो ग्रुप के साथ रहे। तो अब यहाँ पे देखो दो एल्काइल ग्रुप है, इधर मिथाइल ग्रुप है इधर प्रोपाइल ग्रुप है। अब इनमें से स्मॉल कौन सा है, ये वाला स्मॉल एल्काइल ग्रुप है क्योंकि इसमें एक कार्बन है। ये लार्ज एल्काइल ग्रुप है, ये इसमें 3 कार्बन है। तो बॉन्ड को इस तरह से तोड़ना है कि स्मॉलर एल्काइल ग्रुप कीटो ग्रुप के साथ रहे। तो जब ये केवल तभी पॉसिबल होगा जब इसको यहाँ से हम तोड़ेंगे, जब इसको यहाँ से तोड़ेंगे तो ही ये मिथाइल ग्रुप इस कीटो के साथ रहेगा।
अगर हमने इसको इधर से तोड़ दिया तो ये मिथाइल ग्रुप इस कीटो के साथ नहीं रहेगा, ये जो कीटो ग्रुप है अब इसके साथ आ जाएगा। तो कहने का मतलब पॉप-अप्स रूल के अकॉर्डिंग अनसिमेट्रिकल कीटोन में हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड को इस तरह से तोड़ना है कि जो हमारा कीटो ग्रुप है वो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ आ जाए। तो इसलिए इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे। अब यहाँ से ब्रेक करने के बाद क्या करना है, आपको नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं। इधर 3 कार्बन है तो एक तो हमारा 3 कार्बन का एसिड बन जाएगा प्रोडक्ट में। इधर 2 कार्बन है तो ये 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा प्रोडक्ट में। हमारे स्टार्टिंग के रिएक्टेंट में कितने कार्बन थे, 5 कार्बन थे। तो यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट में 5 कार्बन नहीं है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है। तो यही बात हमने यहाँ पे बताई है। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए हमें पॉप-अप्स रूल का यूज करना होगा, जो ये कहता है कि कीटो ग्रुप हमेशा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ रहेगा। अब सिमेट्रिकल वाले का देख लेते हैं। ये इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है। इस कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो किधर से भी आप तोड़ सकते हो। इसको यहाँ से जैसे हमने ब्रेक कर दिया इस कार्बन को, तो इधर 2 कार्बन है तो एक तो 2 कार्बन का एसिड बन गया हमारा। इधर 1 कार्बन है तो 1 कार्बन का एसिड बनेगा हमारा कौन सा, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड रिएक्शन के अंदर अपने आप CO2 और वाटर के अंदर ब्रेक हो जाता है। तो हम यहाँ फॉर्मिक एसिड नहीं लिखेंगे, CO2 और H2O लिखेंगे। तो फॉर्मिक एसिड लिखने की ज़रूरत नहीं होती, फॉर्मिक एसिड की ऑक्सीडेशन होके H2O और CO2 ही बन जाता है। अब यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेनोन है, इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो इसकी ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, इसमें इस तरफ जैसा ग्रुप है वैसा ही ग्रुप इस तरफ है। तो कहीं से भी इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया, यहाँ से ब्रेक किया तो इसको ये वाला जो कार्बन है इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ये वाला जो कार्बन है इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और ये चेन ओपन हो गई। ओपन होके एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इधर और एक इधर, तो ये बन जाता है। तो ये हमने देख लिया ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। इसके बाद आता है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ये एक नेम रिएक्शन है कीटोन की ऑक्सीडेशन के लिए। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि हम कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं विद परोक्सी एसिड। अब परोक्सी एसिड क्या होते हैं, लास्ट सेमेस्टर में हमने डिस्कस किया था। जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें परोक्साइड लिंकेज हो उनको परोक्सी एसिड बोलते हैं। इस तरह के ये जो एसिड होते हैं इनको परोक्सी एसिड बोलते हैं। ये जो परोक्साइड लिंकेज यहाँ पे ये जो दिख रही है आपको, तो ये कौन से हैं, परोक्सी एसिड। 3 ऑक्सीजन होंगे उसमें, नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड से एक्स्ट्रा 1 ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ C=OH। तो जब भी हम किसी भी कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं परोक्सी एसिड के साथ इन द एसिडिक मीडियम, तो हमें कीटोन से क्या मिल जाता है, एस्टर। कीटोन किस में बदल जाते हैं, एस्टर में। कीटोन्स का कन्वर्जन हो जाता है एस्टर के अंदर। तो अब ये कीटोन है जैसे हमारे पास, ये सिमेट्रिकल कीटोन है CH3CO CH3। इसकी रिएक्शन हमने करवाई है ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड के साथ। तो क्या होगा, ये इस तरह से बॉन्ड है। तो अब इस कीटोन की ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा, एस्टर। एक यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, तो ये एस्टर बन गया CH3CO CH3। अब यहाँ पे तो क्या था कि दोनों तरफ CH3 थे, इधर भी CH3 है इस कार्बोनाइल ग्रुप के और इसके इधर भी CH3 है। तो एस्टर इधर भी बन सकता है और एस्टर इधर भी बन सकता है, बात तो सेम ही रहेगी। चाहे आप इसको ऐसे लिख दो, ये CH3 इधर और एस्टर अगर इधर बना होता तो ये ऐसे लिख देते तो भी बात एक ही थी, CH3CO CH3। तो सिमेट्रिकल के केस में तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सिमेट्रिकल के केस में तो एस्टर किसी भी साइड बन सकता है। लेकिन अब फिर यहाँ पे बात आती है अनसिमेट्रिकल की। यहाँ CH3CO CH2 CH3, तो जब इसमें हम रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें एस्टर इस साइड भी बन सकता है और एस्टर इस साइड भी बन सकता है। तो अब क्या होगा कि अब 2 डिफरेंट एस्टर बनने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। अगर एस्टर इधर बनता है तो ये इस तरह से बनेगा CH3CO CH2 CH3।
अगर हमारा एस्टर इधर बनता है तो कैसे बनेगा, CH3 O CO CH2 CH3। तो ये एक एस्टर इस तरह से बनेगा। अब आप देख रहे हो एक तरफ तो ऑक्सीजन इस मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है इधर, और दूसरे वाले प्रोडक्ट में ऑक्सीजन इस इथाइल ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट एस्टर बनने की पॉसिबिलिटी होती है अनसिमेट्रिकल कीटोन में, जब हम कीटोन की रिएक्शन परऑक्सी एसिड के साथ करवाते हैं। तो एक्चुअल में कौन सा प्रोडक्ट बनता है वो अभी हम देखते हैं। इस रिएक्शन में एक्चुअल में ये वाला हमारा प्रोडक्ट बनता है, एस्टर इस साइड में बनेगा, ये बड़े वाले एल्काइल ग्रुप की तरफ। अब ऐसा क्यों होता है, उसके लिए हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना होगा। तो अब इस मैकेनिज्म के दो स्टेप है। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है बेयर-विल्लीगर ऑक्सीडेशन का, इसके दो स्टेप हैं। पहला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ परऑक्सी एसिड, कि जो परऑक्सी एसिड है वो न्यूक्लियोफिलिकली ऐड हो जाता है इस कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर। तो क्या होगा, ये हमारे पास परऑक्सी एसिड है, तो ये एसिड है तो ये प्रोटॉन यहाँ पे रिलीज करेगा H पॉजिटिव, और ये यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट बेस ये नेगेटिव बन जाएगा। अब क्या होगा कि वो जो प्रोटॉन वहां पे रिलीज किया है, ये प्रोटॉन इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगा यहाँ पे। अब ये इसको प्रोटोनेट कर दिया है इसने यहाँ पे। तो अब हमें पता है कि जब भी एल्डिहाइड या कीटोन का कार्बोनाइल ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो जाता है तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होने का मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके लिए हमने स्टार्टिंग में, जो इस चैप्टर की स्टार्टिंग है वहाँ पे हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो अब क्या होगा, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो ये जो कॉन्जुगेट बेस का जो नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन है वो यहाँ पे अटैक कर देगा। अब कार्बन के यहाँ पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड बन नहीं सकते हैं, इसीलिए ये बॉन्ड यहाँ से माइग्रेट होके ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर, अब प्रोडक्ट के अंदर ये 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं इस कार्बन से हमारे, एक ये OH हो गया है, तो ये 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ये OH जुड़ा हुआ है, और एक आ गया है हमारा ये ग्रुप जो कार्बोनाइल कार्बन से जुड़ गया है, ये OOCOCF3 OOCOCF3। तो अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट में आप देखोगे तो ये एक एडिशन प्रोडक्ट बना है कि इस कार्बोनाइल कार्बन पे ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये CO ग्रुप है, इस CO ग्रुप पे ये जो हमारा परऑक्सी एसिड था इसका H यहाँ पे ऐड हो गया है, और इसका ये जो बचा हुआ जो पार्ट है वो इस कार्बन पे ऐड हो गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये एडिशन रिएक्शन हुई है कि कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है उसमें इसका ये हाइड्रोजन तो यहाँ पे ऐड हो गया ऑक्सीजन पे, और ये जो रिमेनिंग जो पार्ट है वो इस कार्बन पे ऐड हो गया है। तो ये हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया इस ऑक्सीजन पे, और रिमेनिंग ये जो पार्ट है ये इस कार्बन पे ऐड हो गया है। और जब भी डबल बॉन्ड पे 2 ग्रुप ऐड हो जाते हैं तो डबल बॉन्ड यहाँ से ये खत्म हो गया है। अब क्या होगा, अब होगा रीअरेंजमेंट इन द एडिशन प्रोडक्ट, कि ये जो एडिशन प्रोडक्ट बना है अब इसके अंदर रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट क्यों होगा, क्योंकि ये जो परऑक्सी बॉन्ड जो होता है, परऑक्साइड बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ये जो परऑक्साइड बॉन्ड होता है ये काफ़ी वीक होता है, ये इजीली ब्रेक हो जाता है, इसीलिए इस एडिशन प्रोडक्ट के अंदर रीअरेंजमेंट होगा। अब रीअरेंजमेंट कैसे होगा इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको, कि ये इस तरह से हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट है। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड वीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से जो 2 एल्काइल ग्रुप है, इस कार्बन के जो 2 एल्काइल ग्रुप है जो स्टार्टिंग में कीटोन के ऊपर प्रेजेंट थे, इन दोनों एल्काइल ग्रुप में से एक एल्काइल ग्रुप इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर देगा।
और ये जो दूसरे वाला जो है, अब ये ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन दो ही बॉन्ड बना सकता है, एक ये बना रखा है एक ये, और एक ये ग्रुप जब इस पे अटैक करेगा तो तीसरा बॉन्ड बनाना है, तो इसलिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके इधर चला जाएगा। तो अब क्या होगा, ये ग्रुप तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, -CF3CO नेगेटिव, तो ये ग्रुप तो हमारे यहाँ से बाहर निकल गया। अब इस कार्बन के ऊपर 4 बॉन्ड थे, 1 2 3 4। अब ये वाला जो ग्रुप था ये अपने बॉन्ड के साथ यहाँ से इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो गया। तो अब कार्बन के ऊपर कितने बॉन्ड बचे, 3 बॉन्ड बचे हैं यहाँ पे, 1 2 3। और कार्बन के ऊपर जब 3 बॉन्ड होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो कार्बोकटायन होता है। कार्बोकटायन अनस्टेबल होते हैं, वो अपनी स्टेबिलिटी को किसी भी तरह से अटेन करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो OH बॉन्ड, OH ग्रुप है, यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है, अब कार्बन के 3 बॉन्ड है, कार्बन को अपने चारों बॉन्ड पूरे करने हैं, कार्बन को अपनी वैलेंसी पूरी करनी है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, -H पॉजिटिव ये हो जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ पे एस्टर बन जाएगा, CH3COOCH3। तो इस तरह से हमने ये मैकेनिज्म देखा है बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन का। लेकिन अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर कि ये तो सिमेट्रिकल कीटोन था, CH3CH3, चाहे ये एस्टर इस साइड में बने, इधर बने या फिर इधर बने, तो एक ही बात होगी। इस केस में जब सिमेट्रिकल कीटोन होता है तो एस्टर किसी भी साइड बन सकता है, लेकिन जब अनसिमेट्रिकल कीटोन है, ये जो कीटोन है अनसिमेट्रिकल है, जब इसकी हम परऑक्सी एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अब एस्टर इस तरफ बन रहा है या फिर एस्टर इस तरफ बन रहा है, ये दो डिफरेंट अब यहाँ पे चॉइस हो गई है कि एस्टर हम इधर बनाएं या फिर इधर बनाएं। तो ये अब किस चीज पे डिपेंड करता है, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि जब ये रीअरेंजमेंट हो रहा है तो उस टाइम पे जो भी ग्रुप इस कार्बोनाइल कार्बन के ये जो 2 ग्रुप होते हैं, इन दोनों ग्रुप में से जो भी ग्रुप इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, माइग्रेट करेगा इधर से इधर, उसी तरफ हमारा एस्टर बनेगा। तो यहाँ तो दोनों मिथाइल थे, इन दोनों मिथाइल में से कोई सा भी मिथाइल अगर माइग्रेट करके इस ऑक्सीजन पे जा रहा है तो एस्टर हमारा उसी ग्रुप के साथ बनेगा। जैसे ये CH3 ने ये ऑक्सीजन के पास चला गया तो ये CH3 के साथ इधर एस्टर बन गया। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये हमने बना दिया CH3CH2, ये ग्रुप क्या है CH3CH2। अब क्या होगा, अब अगर ये CH3 इधर माइग्रेट करता है ऑक्सीजन पे, अब ये 2 डिफरेंट ग्रुप है, एक CH3 है एक CH3CH2 है, इसकी तरह एक CH3 है एक CH2CH3 है। तो अब क्या होगा, अगर ये CH3 ग्रुप यहाँ से इस ऑक्सीजन पे माइग्रेट करता है तो हमारा यहाँ पे बनेगा CH3 के साथ एस्टर। अब अगर ये बड़े वाला जो ग्रुप है CH3CH2, ये ग्रुप अगर माइग्रेट करता है ऑक्सीजन के साथ तो एस्टर इस ग्रुप के साथ बनेगा। तो कहने का मतलब अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ग्रुप को माइग्रेट करवाना है, तो कौन से ग्रुप माइग्रेट जल्दी करते हैं या कौन सा ग्रुप माइग्रेट करता है प्रेफरेंशली दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन में, तो उसके लिए एक ऑर्डर हमें याद रखना है। वो ऑर्डर क्या है कि मिथाइल ग्रुप का जो माइग्रेट करने का जो टेंडेंसी होती है वो सबसे कम होती है, उसके बाद कोई प्राइमरी एल्काइल ग्रुप वो थोड़ा जल्दी माइग्रेट करता है, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप या फिर फिनाइल ग्रुप, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप या फिर फिनाइल ग्रुप, इन दोनों की माइग्रेट करने की जो टेंडेंसी होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। उसके बाद साइक्लोहेक्साइल ग्रुप की माइग्रेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, टर्शरी एल्काइल वाले की और भी ज़्यादा होती है, और हाइड्रोजन के माइग्रेट करने की टेंडेंसी, इस तरह से जो माइग्रेट करने की टेंडेंसी है वो हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है। तो ये अगर आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ये जो ऑर्डर अगर याद है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो।
तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमें पता है मिथाइल का माइग्रेट करने का जो ऑर्डर है वो सबसे कम है, और उसके बाद क्या है, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप का। अब एक इधर CH3 है, ये मिथाइल है, और ये हमारा क्या है, इथाइल है, CH2 CH3, ये प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है, ये मिथाइल है। तो अब इस रिएक्शन के अंदर अगर हम ये रिएक्शन करवा रहे होते, यहाँ पे ये इस तरह से होता, तो एक CH3 ग्रुप होता, एक CH3 CH2 होता, तो हमें पता है कि मिथाइल का माइग्रेट करने का जो टेंडेंसी है वो कम है एज कंपेयर टू प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। तो ये वाला जो ग्रुप है, अब ये यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइग्रेट करेगा, ये ऑक्सीजन पे माइग्रेट करेगा, तो इधर भी क्या आएगा, CH2 CH3, ऑक्सीजन पे माइग्रेट किया इसने, प्रोडक्ट में भी क्या बनेगा, CH2 CH3। तो इस तरीके से डिसाइड होता है अनसिमेट्रिकल कीटोन के अंदर जब बेयर-विल्लीगर ऑक्सीडेशन करवाई जाती है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, वो इस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर के बेस पे डिसाइड होता है। तो जैसे कि अब यहाँ पे देख लीजिए आप, अब यहाँ पे आप शॉर्ट में ही बता सकते हो, अब आपको पूरा मैकेनिज्म देखने की जरूरत नहीं है। एक तरफ ये CH3 ग्रुप है, एक तरफ ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये दिख रहा है जैसे सेकेंडरी ग्रुप है, और ये मिथाइल ग्रुप है, और ये हमारा परोक्सी एसिड है। तो देखने से पता चल रहा है कौन सी रिएक्शन है, बेयर-विल्लीगर ऑक्सीडेशन, क्योंकि परोक्सी एसिड है और कीटोन है। जब भी परोक्सी एसिड और कीटोन होते हैं तो बेयर-विल्लीगर ऑक्सीडेशन होती है। अब आपको यहाँ पे एक तरफ मिथाइल दिखाई दे रहा है, एक तरफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो डायरेक्ट एस्टर बनाना है आपको। तो अब आपको पता है कि इन दोनों में से एस्टर किस तरफ बनेगा, एस्टर एक्चुअल में कब बनता है, माइग्रेशन से ग्रुप के। अब एक तो ये ग्रुप होगा, एक ये ग्रुप होगा, जब एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसमें एक तरफ तो ये ग्रुप होगा, एक तरफ ये ग्रुप होगा। इन दोनों में से माइग्रेशन किसका अच्छा होगा, सेकेंडरी वाले का, मिथाइल वाले का तो सबसे कम है, और जिसका माइग्रेशन ज़्यादा होता है उसी की तरफ एस्टर बनता है। तो एस्टर हमारा इस तरफ बनेगा, इसकी तरफ। तो अब हमें बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, मैकेनिज्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास साइक्लिक कीटोन होते हैं, साइक्लिक कीटोन की अगर हम बेयर-विल्लीगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो साइक्लिक एस्टर बनते हैं। साइक्लिक एस्टर्स का जो नाम होता है उनको लैक्टोन बोलते हैं। साइक्लिक एस्टर्स आर कॉल्ड लैक्टोन्स। तो ये कि इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो इधर भी ये CH2 है, इधर भी CH2, तो किधर भी ये ऑक्सीजन लगा सकते हो आप। इसके बाद है, अगर हम एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा दे परोक्सी एसिड के साथ, वैसे तो बेयर-विल्लीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है ये कीटोन्स की है, लेकिन अगर हम एल्डिहाइड के साथ करवाना चाहें तो क्या होगा कि ये हमारा एल्डिहाइड है, इसके साथ परोक्सी एसिड के साथ रिएक्शन करवाइए तो हमें पता है इस कार्बोनाइल ग्रुप के तरफ एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ मिथाइल है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा किसका होता है, हाइड्रोजन का। तो हमेशा माइग्रेट कौन करेगा, हाइड्रोजन। तो एल्डिहाइड में हमेशा हाइड्रोजन होता है ना एक तरफ, तो इसलिए हमेशा हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा, और ऑक्सीजन हमेशा किधर आएगा, हाइड्रोजन की तरफ। और जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तरफ आएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा बनेगा। तो एल्डिहाइड के केस में अगर बेयर-विल्लीगर ऑक्सीडेशन करवाई जाती है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन कीटोन के केस में अगर बेयर-विल्लीगर ऑक्सीडेशन करवाई जाती है तो हमारे पास क्या बनता है, एस्टर्स। तो ये हमने ऑक्सीडेशन देख ली है कीटोन्स की।